कहानी की शुरुआत होती है दुबई से, जहां एक बेहद ताकतवर माफिया बॉस की जान बचाने के लिए उसका खून चढ़ाया जा रहा होता है। तभी पता चलता है कि उसका ब्लड ग्रुप बेहद रेयर है, इतना रेयर कि दुनिया की केवल लगभग 0.6% आबादी में ही यह पाया जाता है। उसकी बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है, इसलिए उसके लिए मेल खाने वाला डोनर ढूंढना लगभग नामुमकिन हो चुका है। अब उसकी जिंदगी पूरी तरह इसी रेयर खून पर निर्भर है। एक डॉक्टर माफिया बॉस की पत्नी थैनोपोड को चेतावनी देता है कि अगर यह ट्रांसफ्यूजन जारी रहा तो डोनर की मौत तय है, क्योंकि उसके शरीर से खून की आखिरी बूंद तक निकाली जा रही है। लेकिन थैनोपोड को डोनर की जिंदगी की कोई परवाह नहीं होती। उसे सिर्फ अपने पति को बचाना है। डोनर का पूरा खून माफिया बॉस के शरीर में चढ़ा देती है और डोनर की मौत हो जाती है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद डॉक्टर बताते हैं कि यह इलाज केवल कुछ समय की राहत है, क्योंकि माफिया बॉस की हालत अब बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। यह खून उसे केवल 7 साल तक जिंदा रख पाएगा। अगर तब तक उसी ब्लड ग्रुप का कोई और डोनर नहीं मिला तो उसकी मौत पक्की है। लेकिन थैनोपोड घबराने के बजाय शांत रहते हुए कहती है कि जरूरत पड़ी तो वह पूरी दुनिया छान मारेगी, लेकिन ऐसा डोनर जरूर ढूंढेगी। बिना समय गंवाए वह तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद आदमी को कॉल करती है और आदेश देती है कि नए डोनर की तलाश तुरंत शुरू की जाए। अगले दिन कहानी वियतनाम पहुंचती है। यहाँ थैनोपोड का आदमी प्ररूक आखिरकार एक ऐसी लड़की का पता लगा लेता है जिसके पास वही रेयर ब्लड ग्रुप होता है जिसकी उन्हें तलाश थी। प्ररूक और उसके लोग लड़की को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगते हैं और इसी दौरान उसके माता पिता की बेरहमी से हत्या कर देते हैं। जैसे ही प्ररूक डरी हुई लड़की को कार में धकेलने वाला होता है, तभी वहां अचानक एक दूसरी गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से 3 हथियारबंद आदमी उतरते हैं। ये लोग एक असैसिन के गिरोह से होते हैं जिनका नेता पो होता है। पो वहां सिर्फ संयोग से गुजर रहा था, लेकिन एक बच्ची पर हो रही हिंसा देखकर वह तुरंत बीच में आ जाता है। प्ररूक के विपरीत पो मासूम लोगों, खासकर बच्चों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए वह लड़की को छोड़ने की मांग करता है। प्ररूक पीछे हटने से इनकार कर देता है और दोनों पक्षों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिरकार पो और उसके 2 साथी प्ररूक के तीनों आदमियों को मार गिराते हैं, लेकिन जब वे खुद प्ररूक को खत्म करने वाले होते हैं, तभी वह मौका देखकर वहां से भाग निकलता है। स्थिति को खतरनाक समझते हुए पो तुरंत वहां से निकल जाता है और उस लड़की को भी अपने साथ ले जाता है। उस रात बाद में प्ररूक सीधे थैनोपोड के पास लौटता है और रेयर ब्लड ग्रुप वाली लड़की को पकड़ने में नाकाम रहने के लिए माफी मांगता है। वह बताता है कि 3 अनजान लोगों ने लड़की को बचा लिया और वह उन्हें पहचान भी नहीं पाया, इसीलिए यह पता लगाना असंभव हो गया कि वे उसे कहां ले गए। लेकिन थैनोपोड कोई बहाना सुनने को तैयार नहीं होती। उसके लिए अब सबसे जरूरी बात अपने पति की जान बचाने के लिए नया डोनर ढूंढना है। वह साफ कह देती है कि प्ररूक के पास केवल 7 साल हैं। अगर उस समय के भीतर वह उसी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति नहीं ढूंढ पाया तो सिर्फ प्ररूक ही नहीं मारा जाएगा, बल्कि उसका पूरा परिवार भी खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद कहानी फिर से पो और उसके साथियों की तरफ लौटती है। वे लड़की को सुरक्षित रूप से थाईलैंड स्थित अपने ठिकाने पर ले आते हैं। तभी पता चलता है कि पो भी असल में रूप से थाई है और कई सालों से वहीं अपना असैसिन का संगठन चला रहा है। यहाँ हमें पता चलता है कि लड़की का नाम लोन है। वह डरी हुई और शक में रहती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये लोग भी उसे नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे पहले उसके परिवार पर हमला करने वाले लोगों ने किया था। अपने माता पिता की हत्या अपनी आंखों के सामने देखने के बाद वह किसी पर भरोसा नहीं कर पाती और लगातार विरोध करती रहती है। तभी पो का बेटा प्राण उसे शांत करने की कोशिश करता है। दोनों लगभग एक ही उम्र के होते हैं, इसलिए प्राण उससे नरमी से बात करता है और धीरे धीरे उसका भरोसा जीतने लगता है। वह लॉन को समझाता है कि यहाँ कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि वे लोग उसे उन खतरनाक लोगों से बचाने के लिए यहाँ लाए हैं जो उसका पीछा कर रहे थे। धीरे धीरे लॉन का डर पूरी तरह कम होने लगता है। शांत होने के बाद उसके ऊपर हुए हमले में लगी सभी चोटों का पहली बार ठीक से इलाज किया जाता है। कुछ ही समय बाद पो का एक आदमी जिसने लॉन की जांच की होती है, पो को बताता है कि लड़की का ब्लड ग्रुप बेहद रेयर है। अगर उसकी पहचान कभी बाहर आ गई तो अनगिनत लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। उसी पल पो को समझ आ जाता है कि वियतनाम में प्ररूक उसे अगवा करने के लिए इतना बेताब क्यों था। यह बात समझते ही भी कीमत पर उसकी रक्षा करे, क्योंकि अब इस दुनिया में उसका कोई परिवार नहीं बचा है। साथ ही वह प्राण को सख्त चेतावनी देता है कि वह कभी भी लॉन को इस ठिकाने के बाहर न ले जाए, क्योंकि बाहर की दुनिया में उसका जाना
उसकी जान को खतरे में डाल सकता है। समय बीतने के साथ साथ लॉन और प्राण एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। हालांकि लॉन पूरे समय इसी ठिकाने के अंदर रहती है और बाहर की दुनिया कभी नहीं देख पाती, फिर भी वह सच में खुश रहती है। अपने माता पिता को खोने के बाद पहली बार उसे ऐसा महसूस होता है कि उसे एक नया परिवार मिल गया है। आखिरकार 5 साल बीत जाते हैं और लेकिन उसे अब तक कोई दूसरा मेल खाने वाला डोनर नहीं मिलता। एक और असफल तलाश के बाद यह साफ हो जाता है कि वहां रहने वाले किसी भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप उससे मेल नहीं खाता। लगातार नाकामियों और बढ़ते दबाव से परेशान होकर प्रणुक गुस्से में अपने ही एक आदमी पर टूट पड़ता है, क्योंकि उसी की वजह से उसे फिर एक निराशाजनक नतीजा मिला होता है। इसके बाद प्रणुक एक बार फिर थैनोपोड से संपर्क करता है और अब तक कोई उपयुक्त डोनर न ढूंढ पाने के लिए माफी मांगता है। पूरी दुनिया में अंधाधुंध तलाश जारी रखने के बजाय थैनोपोड उसे वियतनाम लौटने का आदेश देती है और कहती है कि वह सिर्फ लॉन को ढूंढने पर ध्यान दे। उसके मुताबिक जिस लड़की को वे एक बार पकड़ने से चूक गए थे, वही अब उनकी आखिरी उम्मीद हो सकती है। दूसरी ओर लॉन और प्राण साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। बातचीत के दौरान लॉन आखिरकार पूछती है कि इतने सालों से उन्हें कभी बाहर जाने की इजाजत क्यों नहीं मिली। प्राण उसे समझाता है कि उसके जैसे इंसान के लिए बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है और छिपकर रहना ही उसे सुरक्षित रखने का एकमात्र तरीका है। इसके बाद लॉन वहां रहने वाले लोगों के बारे में उत्सुक हो जाती है। वह पूछती है कि आखिर सभी लोग हर दिन मार्शल आर्ट्स और लड़ाई की ट्रेनिंग क्यों करते रहते हैं। प्राण समझ जाता है कि अब उसे सच्चाई ज्यादा देर तक छिपाई नहीं जा सकती, इसलिए वह पहली बार लॉन को बता देता है कि इस ठिकाने में रहने वाला हर व्यक्ति पो के लिए काम करने वाला एक हत्यारा है। हैरानी की बात यह होती है कि यह सच जानकर लॉन डरने के बजाय और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। वह तुरंत प्राण से उसे लड़ना सिखाने की विनती करती है। जिस दिन उसके माता पिता की हत्या हुई थी, उसी दिन से बदला लेना ही उसकी जिंदगी का एकमात्र मकसद बन चुका है और वह इतनी ताकत हासिल करना चाहती है कि एक दिन अपने माता पिता के हत्यारों को खुद ढूंढ सके। प्राण उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि वह कहता है कि असली लड़ाई सीखने से पहले उसे उसकी ट्रेनिंग ध्यान से देखनी होगी और बुनियादी बातें सीखनी होंगी। उस दिन के बाद से हर रात सोने से पहले लॉन चोरी छिपे उन सभी तकनीकों और मूव्स की प्रैक्टिस करने लगती है जिन्हें वह दिन में प्राण की ट्रेनिंग देखते हुए याद करती थी। एक रात जब लॉन आराम से अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगा रही होती है, तभी वह सोचने लगती है कि आखिर प्राण ने इतने सालों तक हमेशा उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों किया। आखिरकार प्राण मान लेता है कि वह सच चाहती है। अगली रात पो और उसकी पूरी टीम उस नाइट क्लब में पहुंचती है जहां उनका निशाना मौजूद होता है। पता चलता है कि उन्हें एक करप्ट सरकारी अधिकारी की हत्या करने के लिए रखा गया है, लेकिन वह आदमी कई बॉडीगार्ड से घिरा हुआ होता है। इसीलिए पो को इस मिशन में अपने संगठन के लगभग सभी लोगों को शामिल करना पड़ता है। अपनी योजना के अनुसार पो अपने कुछ आदमियों के साथ क्लब के मेन दरवाजे से अंदर जाता है ताकि बाहर तैनात गार्ड्स का ध्यान अपनी ओर खींच सके। वहीं बाकी सदस्य पीछे के रास्ते से चुपचाप इमारत के अंदर घुस जाते हैं और निशाने के निजी कमरे के पास अपनी अपनी जगह ले लेते हैं। सब कुछ पो की पहले से बनाई गई योजना के मुताबिक होता है। उसके आदमियों में से एक चुपके से एक बॉडीगार्ड की जैकेट की जेब में वहां उसकी टीम का एक दूसरा हत्यारा पहले से इंतजार कर रहा होता है, जो बिना किसी गलती के उस भ्रष्ट अधिकारी को मार गिराता है। मिशन सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद पो और उसके सभी आदमी तुरंत वहां से निकल जाते हैं और पुलिस के पहुंचने से पहले अपने ठिकाने की ओर लौटने लगते हैं। उधर उसी समय संयोग से प्ररूख भी थाईलैंड में अपने एक साथी से मिलने आया हुआ होता है। इसी बीच लॉन और प्राण बाहर साथ में घूम रहे होते हैं। वे भीड़भाड़ वाली सड़कों पर चलते हुए रात के खूबसूरत माहौल का आनंद ले रहे होते हैं। कई सालों तक बंद जिंदगी जीने के बाद यह पहली बार होता है जब लॉन सचमुच बाहर की दुनिया देख रही होती है। इसीलिए वह अपने आसपास की हर चीज देखकर बेहद खुश और उत्साहित होती है। कुछ देर बाद अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश से बचने के लिए प्राण और लॉन पास की एक दुकान के बाहर जाकर रुक जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उसका शक तब और भी पक्का हो जाता है जब वह लॉन की गर्दन पर वही निशान देखता है जो असफल अपहरण के दौरान उसी ने उसे दिया था। यह समझते ही कि शायद इतने सालों की तलाश आखिरकार खत्म हो गई है, प्ररूख चुपचाप लॉन और प्राण का पीछा करने लगता है ताकि पता लगा सके कि वे कहाँ रहते हैं। कुछ मिनट बाद लॉन और प्राण अपने घर पहुंच जाते हैं।
उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होता कि प्ररूक पूरे रास्ते उनका पीछा कर रहा था। दूर से देखते ही प्ररूक समझ जाता है कि यह इमारत दरअसल पो के हथियारों के संगठन का मुख्य ठिकाना है। तभी उसे एहसास होता है कि अभी हमला करना सीधे मौत को बुलाने जैसा होगा। अकेले इस जगह में घुसने का कोई प्राण हैरान रह जाता है। आखिरकार वह उनसे पूछता है कि लॉन को हर समय छिपाकर क्यों रखना पड़ता है। तब वो पहली बार पूरी सच्चाई बताता है। वह कहता है कि लॉन का ब्लड ग्रुप इतना दुर्लभ है कि अगर दुनिया को उसके बारे में पता चल गया तो न जाने कितने ताकतवर लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। उसी रात पो के व्यवहार से प्राण अब भी बहुत दुखी होता है, इसलिए लॉन के साथ वहां से भाग जाने का फैसला कर लेता है। दोनों चुपचाप अपना सामान पैक करने लगते हैं और निकलने की तैयारी करते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसी समय बाहर प्ररूक और यामातो के हथियारबंद लोग पहले ही पो के ठिकाने पर पहुंच चुके हैं। देखते ही देखते हमलावर पूरे ठिकाने को चारों तरफ से घेर लेते हैं और जैसे ही लॉन बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलने वाली होती है, तभी बाहर एक जोरदार धमाका हो जाता है। खुशकिस्मती से लॉन को कोई चोट नहीं लगती, लेकिन पूरे ठिकाने में अफरा तफरी मच जाती है। प्राण, पो और बाकी सभी हत्यारे तुरंत हथियार उठा लेते हैं और यामातो के लोगों के साथ भीषण गोलीबारी शुरू हो जाती है। गोलियां लगातार चलने लगती हैं। इसी दौरान पो फैसला करता है कि सभी लोग इमारत के अंदर बने एक सुरक्षित कमरे में चले जाएं, जबकि उसके संगठन के 2 वफादार सदस्य बाहर रुककर यामातो के लोगों से लड़ते रहते हैं ताकि बाकी लोगों को समय मिल सके। सुरक्षित कमरे के अंदर पहुंचने के बाद पो यह देखकर घबरा जाता है कि प्राण को गोली लगी है और उसके शरीर से तेजी से खून बह रहा है। उसे बचाने के लिए वहां कोई जरूरी चिकित्सा सुविधा मौजूद नहीं होती, इसलिए पो मजबूरी में लॉन से विनती करता है कि वह अपना खून देकर प्राण की जान बचाए। अंदर मौजूद सभी लोगों की मौत होगी। इसके बाद यामातो उसी कैद किए गए हत्यारे को उनकी आंखों के सामने बेरहमी से मार देता है। यह भयानक दृश्य देखने के बाद पो का एक साथी कहता है कि हम हमेशा इस कमरे में छिपे नहीं रह सकते। देर सबेर यामातो के लोग अंदर घुस ही जाएंगे, इसलिए चाहे कुछ भी हो उन्हें बाहर निकलकर मुकाबला करना ही होगा। लॉन का खून मिलने की वजह से अब प्राण की हालत काफी बेहतर हो चुकी होती है। वह भी इस बात का समर्थन करता है और अपने पिता को भरोसा दिलाता है कि अगर वे सही स्ट्रैटेजी अपनाएं तो यामातो की बड़ी फौज को भी हरा सकते हैं। आखिरकार पो उसकी बात मान जाता है और सभी लोग मिलकर आखिरी जवाबी हमले की तैयारी करने लगते हैं। करीब 10 मिनट बाद यामातो और उसके लोग चेंसो की मदद से सुरक्षित कमरे का दरवाजा काटना शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे ही वे अंदर घुसने वाले होते हैं तभी दरवाजे के नीचे से अचानक पेट्रोल बहने लगता है और अगले ही पल वहां आग फैल जाती है। अचानक लगी आग देखकर यामातो और उसके लोगों को घबराकर पीछे हटना पड़ता है। उसी मौके का फायदा उठाते हुए प्राण एक गैस सिलेंडर यामातो के लोगों की तरफ फेंक और दुश्मनों पर जोरदार पलटवार शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे लड़ाई और भी भयंकर होती जाती है, वो समझ जाता है कि अगर सभी लोग एक साथ यहीं लड़ते रहे तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। उसे एहसास हो जाता है कि बाकी लोगों को बचाने के लिए किसी एक का पीछे रुकना जरूरी है, इसलिए वह प्राण और बाकी सभी लोगों को तुरंत वहां से भाग जाने का आदेश देता है, जबकि खुद अकेले यामातो के लोगों को रोकने के लिए वहीं रुक जाता है। आखिरकार पो अपनी जान की परवाह किए बिना खुद को सैक्रिफाइस कर देता है ताकि उसके बाकी साथी सुरक्षित वहां से निकल सकें। एक पल भी बर्बाद किए बिना प्राण, लॉन और अपने 3 बचे हुए साथियों को लेकर जलते हुए ठिकाने से दूर निकल जाता है, इससे पहले कि यामातो के लोग उन्हें पकड़ सकें। इसके बाद कहानी फिर से प्ररूक की ओर लौटती है। लॉन को एक बार फिर अपने हाथों से निकलता देखकर वह गुस्से से पागल हो जाता है। इतने सालों तक पूरी दुनिया में उसे ढूंढने के बाद भी उसे फिर खो देना उसकी सनक को पहले से भी ज्यादा बढ़ा देता है। 2 दिन बाद प्राण और उसके बाकी बचे साथी आखिरकार अपने दूसरे ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। हालांकि वे सभी जिंदा बच निकले थे, लेकिन अपने पिता पो को खोने का दर्द अब भी प्राण के दिल में गहरा था। आखिर पो ने अपनी जान देकर ही उन सभी की जिंदगी बचाई थी। अब प्राण के साथ केवल 3 लोग ही बचे थे। उनमें उसका सबसे करीबी दोस्त माइकल और पो के संगठन के 2 अनुभवी सदस्य शामिल थे, जिन्हें प्राण हमेशा अपने परिवार का हिस्सा, लगभग अपने चाचाओं की तरह मानता था। कुछ समय बाद प्राण और लॉन अपने नए ठिकाने के पास समुद्र किनारे साथ बैठे होते हैं। शांत माहौल में बात करते हुए लॉन कहती है कि वह यहां से चली जाना चाहती है
क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वजह से ही उसके आसपास रहने वाले लोगों को सिर्फ दुख और मौत मिलती है। लेकिन प्राण उसे जाने से साफ मना कर देता है। वह कहता है कि मरने से पहले पो ने उसे लॉन की रक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी थी और वह उस वादे को कभी नहीं तोड़ेगा। इतना ही नहीं, प्राण यह भी कहता है कि वह अपनी पूरी जिंदगी लॉन के साथ बिताना चाहता है, चाहे आने वाला समय कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। यह सुनकर लॉन उससे एक अनुरोध करती है। वह चाहती है कि प्राण उसे ठीक से लड़ना सिखाए ताकि वह किसी पर बोझ बनने के बजाय अपनी रक्षा खुद कर सके। प्राण बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी बात मान लेता है और उसी समय उसे वापस ठिकाने पर ले जाकर उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। उस दिन के बाद से प्राण, माइकल और पो के संगठन के वे दोनों अनुभवी सदस्य हर रोज खुद लॉन को ट्रेनिंग देने लगते हैं। सभी लोग उस समय हैरान रह जाते हैं जब लॉन अपनी काबिलियत दिखाती है। कई सालों तक छिपकर प्राण की ट्रेनिंग देखते देखते उसने पहले ही बहुत सी तकनीकें खुद सीख ली थीं। उसकी स्वाभाविक प्रतिभा देखकर हर कोई सचमुच चौंक जाता है। समय के साथ उसकी ट्रेनिंग और भी कठिन होती जाती है। धीरे धीरे वह हथियार चलाना भी सीख जाती है। इतनी कठिन ट्रेनिंग के बावजूद लॉन का हौसला कभी कम नहीं होता, क्योंकि अब उसका एक ही सपना है, प्ररूक और उन सभी लोगों से बदला लेना जिन्होंने उसका परिवार उससे छीन लिया। कई महीने बीत जाते हैं। अब लॉन एक बेहद कुशल योद्धा बन चुकी होती है, जिसकी लड़ने की क्षमता प्राण और उसके साथियों के बराबर पहुंच जाती है। जो छोटी सी डरी हुई लड़की कभी दूसरों की सुरक्षा पर निर्भर थी, अब वही पेशेवर हथियारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने लायक बन चुकी होती है। इसी बीच महंगी कारों का शौकीन प्ररूक एक लग्जरी कार शोरूम में अपनी पसंद की एक खास कार खरीदने पहुंचता है। लेकिन शोरूम का मालिक उससे माफी मांगते हुए बताता है कि वह कार पहले ही बिक चुकी है। उसे समुद्र किनारे एक सुनसान इमारत में रहने वाले व्यक्ति ने खरीद लिया है। जैसे ही शोरूम का मालिक उस खरीदार का हुलिया बताता है, प्ररूक तुरंत समझ जाता है कि वह आदमी प्राण है। उसी पल उसे अंदाजा हो जाता है कि समुद्र किनारे मौजूद वह सुनसान इमारत ही उनका नया ठिकाना है। उसी रात हमेशा की तरह प्राण और लॉन समुद्र किनारे साथ में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद दोनों कुछ देर साथ बैठकर बातें करते हैं। इतने सालों में दोनों एक दूसरे से गहरा प्यार करने लगे थे। आखिरकार प्राण हिम्मत जुटाकर अपने दिल की बात लॉन से कह देता है। उसकी राहत की बात यह होती है कि लॉन भी खुशी खुशी उसके प्यार को स्वीकार कर लेती है। इस तरह दोनों पहले से भी ज्यादा करीब आ जाते हैं, जबकि उनके सामने आने वाली आखिरी और सबसे बड़ी लड़ाई अब भी बाकी होती है। अगली सुबह सभी लोग साथ बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी प्राण एक सच बताता है जिसे उसने अब तक सबसे छिपाकर रखा था। वह बताता है कि एक दिन पहले ही उसने शोरूम के मालिक से बात कर ली थी और उसे कह दिया था कि अगर कभी प्ररूक नाम का कोई आदमी उस कार के बारे में पूछने आए तो वह तुरंत उन्हें खबर कर दे। असल में प्राण ने जानबूझकर यह जाल बिछाया था, क्योंकि वह समझ चुका था कि हमेशा छिपकर जीना संभव नहीं है। दुश्मनों के पहले हमला करने का इंतजार करने के बजाय वह चाहता था कि इस बार वे खुद उन्हें अपने पास बुलाएं। हैरानी की बात यह होती है कि कोई भी उसकी इस जोखिम भरी योजना का विरोध नहीं करता, बल्कि सभी उसका साथ देते हैं, क्योंकि वे भी मन ही मन प्ररूक और यामातो के साथ होने वाली आखिरी लड़ाई के लिए तैयार थे। उसी दिन दोपहर बाद प्राण की योजना बिल्कुल वैसी ही काम करती है जैसी उसने सोची थी। प्ररूक, यामातो और भारी हथियारों से लैस उनके कई आदमी वे तुरंत चारों तरफ से निकलकर यामातो के लोगों पर अचानक हमला बोल देते हैं। पहले से पूरी तैयारी होने की वजह से लड़ाई की शुरुआत में बढ़त प्राण की टीम को मिल जाती है। इमारत के अंदर अफरा तफरी मच जाती है और यामातो के कई आदमी एक एक करके मारे जाने लगते हैं। लड़ाई के दौरान एक समय ऐसा भी आता है जब प्राण के उम्रदराज साथियों में से एक, जो चश्मा पहनता है, यामातो के दाहिने हाथ से आमने सामने की भीषण लड़ाई लड़ता है। वह अनुभवी हत्यारा आखिरकार अपने प्रतिद्वंद्वी को मार गिराता है, लेकिन इस मुकाबले में वह खुद भी अपनी जान गंवा देता है। इसी बीच लॉन का आखिरकार आमना सामना प्ररूक से हो जाता है। कई सालों से जिस टकराव का इंतजार था वह आखिर शुरू हो जाता है। उधर चारों तरफ चल रही लड़ाई के बीच प्राण के दूसरे चाचा जैसे साथी पर अचानक यामातो के बॉयफ्रेंड का हमला हो जाता है, जिससे वह वहीं गिर पड़ता है। यह देखकर माइकल तुरंत आगे आता है ताकि हालात और ज्यादा खराब न हो। लंबी और थका देने वाली लड़ाई के बाद माइकल आखिरकार यामातो के बॉयफ्रेंड पर काबू पा लेता है। वहीं दूसरी ओर लॉन और प्ररूक पूरी ताकत और बराबरी के हौसले के साथ
एक दूसरे का सामना कर रहे होते हैं। हालांकि प्ररूक बेहद खतरनाक प्रतिद्वंद्वी साबित होता है, लेकिन आखिरकार लॉन उसे हमेशा के लिए हरा देती है। सालों का दर्द, संघर्ष और अपने माता पिता का बदला लेने का उसका सपना आखिर उसी पल पूरा हो जाता है। दूसरी तरफ इमारत के भीतर प्राण का सामना अब सीधे यामातो से होता है। बाकी दुश्मनों की तुलना में यामातो प्राण के लिए उतना मुश्किल साबित नहीं होता। कुछ ही देर में प्राण उसे काबू में कर लेता है और उसे नीचे की मंजिल पर गिरा देता है। उन्हें लगता है कि अब यह सब खत्म हो चुका है, इसलिए लॉन, प्राण और माइकल तुरंत कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे वहां से जा रहे होते हैं, तभी अचानक यामातो, जो गिरने के बाद भी किसी तरह जिंदा बच गया था, आखिरी बार हमला करता है और लॉन को गोली मार देता है। लॉन की हालत तेजी से बिगड़ती देखकर प्राण तुरंत उसे लड़ाई की जगह से बहुत दूर ले जाता है और फिर मजबूरी में कार रोक देता है। अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता, इसलिए वह खुद ही लॉन का ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने का फैसला करता है ताकि उसकी जान बचाई जा सके। तभी पता चलता है कि प्राण का ब्लड ग्रुप भी लॉन की तरह वही रेयर ब्लड ग्रुप है, इसलिए वही अकेला इंसान है जो उसकी जान बचा सकता है। इसी दौरान जब इमरजेंसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा होता है, तभी यामातो एक बार फिर आखिरी हमले के लिए वहां पहुंच जाता है। बिना एक पल गंवाए माइकल आगे बढ़ता है और प्राण और लॉन की रक्षा करने के लिए यामातो से भिड़ जाता है। दोनों के बीच एक और भीषण लड़ाई होती है। इस बार यामातो हमेशा के लिए मारा जाता है, लेकिन माइकल भी अपनी चोटों की वजह से दम तोड़ देता है, क्योंकि इस लड़ाई के दौरान उसे पहले ही कई बार चाकू मारा जा चुका होता है। माइकल की मौत देखकर प्राण पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि उसके साथ लड़ने वाला हर साथी एक एक करके उससे बिछड़ चुका होता है। कुछ ही देर बाद प्राण यह देखकर और भी ज्यादा घबरा जाता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बावजूद भी लॉन की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं होता। यह जानते हुए भी कि ज्यादा खून देने से उसकी अपनी जान जा सकती है, वह लगातार अपना और खून लॉन को देता रहता है। अगली सुबह लॉन आखिरकार होश में आती है। पूरी रात प्राण के दिए हुए खून की वजह से उसकी जान बच जाती है और उसकी हालत अब सामान्य हो चुकी होती है। लेकिन जैसे ही वह अपने पास नजर डालती है, उसकी दुनिया फिर से उजड़ जाती है। प्राण अब इस दुनिया में नहीं होता। लॉन की जान बचाने के लिए वह अपना जरूरत से ज्यादा खून दे चुका होता है और इसी बलिदान की वजह से उसकी मौत हो जाती है। आखिर में लॉन एक बार फिर पूरी तरह अकेली रह जाती है। एक बार फिर उसे अपनी आंखों के सामने उन सभी लोगों को खोना पड़ता है जिन्हें वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी। दुख से टूटी हुई लॉन के पास रोने के अलावा कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि उसकी परवाह करने वाला हर इंसान उससे हमेशा के लिए बिछड़ चुका है। इसी दर्दनाक अंत के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।